Hello students, welcome to Study Khazana. My name is Saloni Jain and today I'll be continuing the chapter Nationalism in India from your history textbook. That is the third chapter of your textbook. Okay. So we had completed almost all the topics of that chapter and we are left with the topic the sense of collective belonging and nationalism. छोटा सा एक topic है. And then I'll be discussing the questions of this chapter. Okay, so first let's do this topic. हमने जो last topic छोड़ा था that was all about civil disobedience movement कि कैसे start हुई, क्या क्या उसमें हुआ, उसके बाद कैसे कैसे लोगों ने उसको perceive किया, उसके बाद उसकी क्या क्या shortcomings थी. Okay, now the sense of collective belonging. ठीक है, आपको थोड़ा बहुत नाम से समझ आ रहा होगा. collective belonging मतलब एक unity की feeling, एक nationalism की feeling जो धीरे धीरे इंडिया में डेवलप हो रही थी. उसके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Nationalism spreads when people begin to believe that they are all part of the same nation when they discover some unity that binds them together. ठीक है. So अगर हम इंडिया की थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तो बेसिकली क्या था कि इंडिया वाज नॉट अ यूनाइटेड नेशन. ठीक है, इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, इट वाज स्कैटर्ड इन वेरियस किंगडम्स. ठीक है, तो लोगों में कोई यूनिटी की फीलिंग नहीं थी स्टार्टिंग से. ठीक है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे जब ब्रिटिशर्स आए उसके बाद जब हमें रियलाइज हुआ कि नहीं वी शुड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, सो वी केम क्लोजर एंड जो यूनिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई इस प्रोसेस में. ओके, नाउ द यूनाइटेड स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस हेल्प्ड इन बिल्डिंग द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. यही लाइन मैंने अभी आपको समझाई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जैसे जैसे हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ते गए, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ते गए, ठीक है, वैसे वैसे सारे सेक्शन, सारे रीजन्स इंडिया के क्लोज आते गए. ठीक है, उनमें यूनिटी बढ़ती गई और एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आने लगी. ठीक है, पहले क्या था, डिफरेंट किंगडम्स थे, डिफरेंट रूलर्स थे, तो वो इतना क्लोज नेट यूनिट नहीं था. पर जब एक कॉमन, आप कह सकते हैं कॉमन एनिमी या एक कॉमन ऑप्रेसर हमको मिला, ठीक है, तब हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, वी शुड ऑल गेट टुगेदर and we should fight for our freedom. Okay, additionally a variety of cultural processes also captured the spirit of nationalism. तो फर्स्ट रीजन तो आपका कलेक्टिव बिलोंगिंग का क्या हो गया, स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस. ठीक है, अच्छा, सेकंड रीजन क्या हो गया, अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस. इसको हम एक बार थोड़ा सा देखेंगे. ठीक है, कि इंडिया का कल्चर हर फील्ड में धीरे धीरे डेवलप करने लगा और इंडियंस को रियलाइज होने लगा दैट यस वी हैव अ कॉमन कल्चर एंड अ वेरी एंशियंट एंड रिच कल्चर. ठीक है, सो उससे उनको बहुत हेल्प मिली अपनी यूनिटी को इंक्रीज करने की. सो फर्स्ट इज नेशन डिपिक्टेड इन इमेजेस. ठीक है, जो हम भारत माता की इमेज देखते हैं तो इसी टाइम के आसपास डेवलप हुई थी. मतलब बहुत सारे सिंबल्स नेशनलिज्म के डेवलप होने लगे इस टाइम में. ठीक है, सो फर्स्ट, नेशन डिपिक्टेड इन इमेजेस. द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन इज मोस्ट सिंबलाइज्ड इन अ फिगर और इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन. क्या हुआ इस टाइम में, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बनाए जाने लगी भारत माता की, उनको पर्सोनिफाई कर दिया गया भारत को और उनकी इमेज, ताकि लोग कुछ एक आइडेंटिफाई कर सकें दैट यस दिस इज आवर नेशन एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट इट, वी हैव टू लव इट, वी हैव टू फाइट फॉर इट. ओके, नाउ ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको ये 3-4 जो लाइन्स है कि किसने बनाई, किसने वंदे मातरम कंपोज किया, कब हुआ, ये सब आपको मेमोराइज करना है. So the image of भारत माता was the pictorial representation of the motherland. Okay, हमने उनको एक मदरली फिगर में देखा अपनी कंट्री को और उनको नाम दे दिया भारत माता. ठीक है, now the वंदे मातरम, the national song was written by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. आई थिंक ये आप सबको पहले से पता भी होगा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था 1870s में. This was sung during the Swadeshi movement in Bengal. Moved by the Swadeshi movement, Abanindranath Tagore, ये रविंद्रनाथ टैगोर के ब्रदर थे, painted his famous image of भारत माता. ठीक है, तो ये इमेज नंबर आपकी बुक में है. ठीक है, फिगर आप देख सकते हैं बुक से. Now in this painting, ये उसका थोड़ा डिपिक्शन है. The भारत माता is portrayed as an ascetic figure. She is calm, composed, divine and spiritual. डिफरेंट आर्टिस्ट प्रोजेक्टेड देयर ओन वर्जन ऑफ भारत माता. मतलब बहुत सारी इमेजेस बनी थी, बट अबनिंद्रनाथ टैगोर जी ने जो बनाई थी वो काफी पॉपुलर हुई थी. ठीक है, दिस वाज अबाउट इमेजेस. नाउ फोकलोर्स.
फोकलोर बेसिकली होती है फोक स्टोरीज, ठीक है, फेबल्स जो एंशियंट इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं. सो मेनी नेशनलिस्ट लीडर्स टुक हेल्प ऑफ फोक टेल्स टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म. इट वॉज बिलीव दैट फोक टेल्स मतलब स्टोरीज, आई होप यू नो that folk tales revealed the true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces. तो हमारा ट्रेडिशनल इंडिया कैसा है ये फोक टेल्स बताती थी, ठीक है, और हमारे कल्चर को कैसे ब्रिटिशर्स ने आके और बाकी आउटसाइड फोर्सेस ने आके स्पॉइल कर दिया है ये भी वो डिपिक्ट करते थे, ताकि लोगों को अवेयरनेस आए कि यस के हमें रूइन किया जा रहा है एंड वी शुड फाइट अगेंस्ट इट. हम ये जितने स्टेप्स पढ़ रहे हैं दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ प्रोपेगेटिंग नेशनलिज्म. It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past. ठीक है, ताकि इंडियंस को पता लगे that yes we have a rich heritage, rich culture and we need to preserve it. Okay. In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes and myths. In Madras, Natesa Sastry published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of southern India. तो ये कुछ 2 एग्जाम्पल है. ऐसा बहुत सारे रीजन्स में हुआ था हमारी कंट्री की कि लोगों ने फोक टेल्स, फोकलोर्स कलेक्ट करनी और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था ताकि लोगों को अवेयरनेस हो. ठीक है, अब नेशनल फ्लैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली. The national flag that we see today has evolved in many stages. A tricolor, that is, सबसे पहले a tricolor red, having the colors red, green and yellow, was used during the Swadeshi movement. तो initially ये हुआ था. There were 8 lotuses on it, which depicted the 8 provinces of British India. ठीक है, 8 provinces मतलब जिन पे ब्रिटिश मेनली फोकस थे. ठीक है, तो फ्लैग ऐसे था कि 3 कलर्स थे, रेड, येलो एंड ग्रीन, एंड उस पे 8 लोटसेस थे. And there was a crescent moon on the flag which represented Hindus and Muslims. ठीक है, अच्छा, गांधी जी had designed the Swaraj flag by 1921. एक और फ्लैग था. It was also a tricolor, having the colors red, green and white, and there was a spinning wheel in the center. Now यही फ्लैग्स इवॉल्व होके हमारा आज हम फ्लैग देखते हैं वो है. आज का फ्लैग आई थिंक हम सबको पता ही होगा क्या उसकी इमेज है. रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री. इस टॉपिक का क्या मतलब है कि जो हिस्ट्री हमारी थी कंट्री की उसको हमने एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा. ठीक है, कि हमने ऐसे देखा कि हमारी जो हिस्ट्री है वो रिच है, वो बहुत ही ग्लोरियस है. ठीक है, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट. ठीक है, ताकि हमारे अंदर थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस आए. ठीक है, कि ब्रिटिशर्स ने आके हमारा कॉन्फिडेंस जो स्पॉइल कर दिया है, जो रूइन कर दिया है, वी शुड बी एबल टू गेट ओवर इट. ओके. Many Indians felt that the British had given a different interpretation of the history. तो ब्रिटिशर्स ने बेसिकली क्या किया था कि हमारी हिस्ट्री को बहुत ही डिमीन किया था, बहुत ही मतलब बिलिटल कर दिया था कि हमारे जो रूलर्स थे वो इतने एफिशिएंट नहीं थे, उनकी कुछ अचीवमेंट्स नहीं थी, हमारी हिस्ट्री बहुत ही डल रही है, बहुत ही बैकवर्ड रहे हैं हम. तो उन्होंने ऐसी पिक्चर प्रेजेंट की थी, ठीक है, हमारे लिए हिस्ट्री की, जो कि ऐसा नहीं था. So the Britishers had given a different interpretation of the Indian history. They felt that it was important to interpret the history from an Indian perspective. They wanted to glorify the rich past of India so that the Indians could feel proud of their history. They wrote about the glorious developments in ancient times when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law, philosophy, बहुत सारी fields had flourished. तो इस टाइम पीरियड में बेसिकली क्या हुआ, इंडियंस को पता लगा कि पास्ट से स्टार्ट होते होते इन सभी फील्ड्स में हमने बहुत प्रोग्रेस की है, हम करते आए हैं. ठीक है, दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वॉज फॉलोड बाय अ हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडिया वॉज कॉलोनाइज्ड. ब्रिटिशर्स के आने के बाद धीरे धीरे ये सब डेवलपमेंट्स थोड़ी स्लो डाउन हो गई. ठीक है, बट ब्रिटिशर्स से पहले वी वर प्रोग्रेसिंग ऑन अ गुड पेस. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ कि हमारे में कोई कमी नहीं है एज इट इज द आउटसाइड फोर्स. ब्रिटिशर्स जो आए हैं उन्होंने हमें धीरे धीरे डाउन लाने की कोशिश की है. सो दिस इज इट फॉर दिस चैप्टर. ये आपका लास्ट टॉपिक था चैप्टर का. ठीक है, काफी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है, टॉपिक्स थोड़े ज्यादा हैं बट डिफिकल्ट नहीं है कोई भी टॉपिक. ठीक है, फैक्ट्स हैं सिंपल, आप 3-4 बार उनको पढ़ेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे. बहुत सारी ईयर्स हैं, डेट्स हैं, तो वो आपको सारी अच्छे से याद होनी चाहिए. ठीक है, सो अब मैं थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करती हूँ इसके.
इनमें से कुछ के आंसर्स आपको डायरेक्टली मिल भी सकते हैं बुक में, कुछ एनालिसिस बेस्ड हैं, तो आप प्लीज इन सबको अच्छे से एक बार सुनिएगा। फर्स्ट इज एक्सप्लेन, 4 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट, वाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो ये क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन समझने की आप कोशिश कीजिए और खुद से एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नेशनलिज्म जो कॉलोनीज में, कॉलोनीज मतलब जो रूल, जिनको रूल किया जा रहा है, जिन एरियाज को, जिन कंट्रीज को, तो उनमें नेशनलिज्म इससे लिंक्ड है कि कब वहां पर नेशनलिस्ट एक्टिविटी, एंटी कॉलोनियल एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। व्हाई? तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है, ठीक है, कि एक फॉरेन पावर है, अगर वो आपको रूल कर रही है, आप उसके अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट करोगे, उसके अगेंस्ट एक रिबेलियन स्टार्ट करोगे, और जब वो रिबेलियन धीरे धीरे बढ़ेगा पेस पे, तो वैसे वैसे लोगों की जो यूनिटी की फीलिंग है, जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, वो धीरे धीरे बढ़ेगी। तो वही आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। Colonization affected people's freedom and nationalist sentiments surged during the process of struggle against imperial domination. Imperial का मतलब भी होता है colonial domination. The sense of oppression and exploitation became a common bond for people from different walks of life, and this resulted in the growth of nationalist ideas. क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने सब सेक्शंस को, सारे ही सेक्शंस को इक्वली सप्रेस करने की कोशिश की। तो जो सेक्शन सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है, वो हम कहते हैं ना कि जिनके कॉमन एनिमीज होते हैं, दे बिकम फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ कि सब सेक्शंस को रियलाइज हुआ कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये फॉरेन पावर हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू सप्रेस अस, दे आर ट्राइंग टू रूइन आवर कंट्री। सो वो धीरे धीरे इकट्ठे आते चले गए। दस, जब वो कॉमन प्रॉब्लम्स फेस करने लगे, उनको दिखा कि ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हो रहा, हमारी कंट्री के बाकी लोगों के साथ ही हो रहा है। तो धीरे धीरे दे केम टुगेदर एंड ये एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल बढ़ने लगे, और साथ ही फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म भी बढ़ने लगी। Thus the growth of nationalism in the colonies is linked to anti-colonial movements, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। तो ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये हमने चैप्टर की बिगिनिंग में किया था टॉपिक, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट हुआ था, ठीक है, लोगों पे, और कैसे उसने नेशनल स्ट्रगल को फ्यूल किया। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश आर्मी कंडक्टेड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो मैं आपके ये मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर दूंगी। टू फाइनेंस द डिफेंस एक्सपेंडिचर, हाई कस्टम ड्यूटीज एंड इनकम टैक्सेस वर इम्पोज्ड, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये हो गया। ड्यूरिंग 1918 to 19 क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, thereby resulting in acute food shortages. All this caused extensive anger and opposition against the British colonial rule, and the national movement of India headed towards a stronger, more definitive direction. तो ये इजी था, हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, बस एक रिवीजन हो गया आपका, क्या क्या फैक्टर्स थे। आप इसमें फेमाइन का भी मेंशन कर सकते हैं कि अ ह्यूज चंक ऑफ पॉपुलेशन डाइड ड्यू टू हंगर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, वाई वर इंडियंस आउटरेज्ड बाय द रोलेट एक्ट। ये भी मैंने लेक्चर में डिस्कस किया था, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। द रोलेट एक्ट वॉज पास्ड हरिडली थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट ऑपोजिशन फ्रॉम इंडियन मेंबर्स। मैंने आपको बताया था कि रोलेट एक्ट जब लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था, तो कोई भी इंडियन मेंबर उसके सपोर्ट में नहीं था। बिकॉज क्यों नहीं था? इट गेव द गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज बिसाइड्स अलाउइंग इट टू डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट अ ट्रायल फॉर 2 years। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब मैंने आपको लेक्चर में भी समझाया था, मैं दोबारा समझा देती हूँ। इसका मतलब ये है कि जब ये एक्ट पास हुआ तो इससे गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेसिकली क्या पावर मिली कि वो किसी को भी उठा के जेल में डाल सकते हैं मिनिमम 2 साल के लिए, ठीक है, विदाउट अ ट्रायल। ट्रायल मतलब कोर्ट में पेशी किए बगैर, ठीक है। जब भी कोई अरेस्ट होता है तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उसके कोर्ट में ट्रायल चलता है, ठीक है, टू प्रूव कि वेदर ही इज गिल्टी और नॉट। बट
रोलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अनलिमिटेड ऑटोक्रेटिक पावर मिल गई, ठीक है, कि वो जो भी उनके अगेंस्ट जाएगा वो उसको उठा के जेल में डाल सकते हैं और उसको ट्रायल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और तो इससे क्या हुआ, बेसिकली जो इंडिया की पॉलिटिकल एक्टिविटीज है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट धीरे धीरे स्टार्ट हो रही थी वो ऑब्वियसली कम हो जाएंगी, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएगा, पॉलिटिकल एक्टिविटीज करेगा, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। द इंडियंस वर आउटरेज्ड बाय दिस एक्ट एज इट वॉज क्लियरली अनडेमोक्रेटिक एंड ऑप्रेसिव एंड हर्ट द नेशनल सेंटिमेंट्स एंड डिग्निटी। तो एक तो इस वजह से कि किसी को भी उठा के जेल में डाल सकते हैं, और नेशनल सेंटिमेंट्स को क्यों हर्ट किया, बिकॉज कोई भी इंडियन मेंबर इसके सपोर्ट में नहीं था, फिर भी इसको पास कर दिया गया, ठीक है। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया था, तो अब रिटर्न में एक बार देख लेते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि शायद डायरेक्टली आपको बुक में ना समझ आए। एक्सक्यूज मी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम सबको याद है, ठीक है। आप चाहें तो एक बार चैप्टर से रिवाइज भी कर सकते हैं। सो एक कॉल ऑफ क्यों हुई, विदड्रॉ क्यों हुई? गांधी जी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू द वेरियस इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस परपेट्रेटेड बाय द मासेस, स्पेशली द चौरी चौरा इंसिडेंट इन 1922, ठीक है, वेयर द पुलिस क्लैश्ड विद द पीपल क्लैश्ड विद द पुलिस, सेटिंग अ पुलिस स्टेशन ऑन फायर, जिसमें 22 पुलिसमैन वर किल्ड। आई विल राइट इट डाउन फॉर यू। Gandhiji felt that people were not yet prepared for a mass struggle and that satyagrahis need to be properly trained for non-violent demonstration. देखिए, गांधी जी की जितनी भी मूवमेंट्स थी उसमें उनका एक बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट था नॉन वायलेंस, ठीक है, कि जो भी मैं करूंगा और जो भी मेरे फॉलोअर्स करेंगे द एक्टिविटीज शुड बी नॉन वायलेंट। बट नॉन कोऑपरेशन में धीरे धीरे कंट्री वाइड वायलेंस बढ़ती गई, ठीक है, गवर्नमेंट और लोगों के बीच क्लैशेस बढ़ते गए, तो पीपल स्टार्टेड गेटिंग किल्ड। और चौरी चौरा में एक बहुत ही मेन इंसिडेंट हुआ जिसमें अ पुलिस स्टेशन वाज सेट ऑन फायर एंड 22 पुलिसमैन वर किल्ड। तो इस वजह से गांधी जी विदड्रू दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। उनको लगा कि पहले मुझे लोगों को समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन वायलेंस, के कितनी भी एडवर्स सिचुएशन आ जाए यू डू नॉट हैव टू टेक एनी वायलेंट स्टेप। सो दैट इज व्हाई ही विदड्रू दैट मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज अच्छे से समझिएगा। व्हाट इज मेंट बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। तो ये आपका आ सकता है, ये वैल्यू बेस में आ सकता है, हॉट्स में आ सकता है, ठीक है। सत्याग्रह वॉज अ नॉवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज्ड अपॉन द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। इट सजेस्टेड दैट, सत्य का मतलब हम सबको पता है ट्रूथ होता है। It suggested that if the cause was true and if the struggle was against injustice, physical force was not necessary to fight the oppressor. ये एक और important point है, ठीक है। Through non-violent methods, a satyagraha could appeal the conscience of the oppressor by the power of truth, which was bound to win. तो दो main points थे, एक तो truth और एक non-violence, ठीक है। मैं ये highlight कर देती हूँ main points। Mass agitation के लिए था ये, ठीक है, मतलब mass level movements के लिए। फोकस ऑन द पावर ऑफ ट्रूथ, सत्य एंड अहिंसा, हमने सुना भी है हिंदी में। फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी, नॉन वायलेंस होना चाहिए, नॉन वायलेंट मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर एंड साइमन कमीशन। तो ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट का बेसिक मतलब है कि राइट अ शॉर्ट नोट, ठीक है। तो ये डायरेक्ट है, थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। जलियांवाला बाग पहले देखते हैं। ऑन 13 अप्रैल 1919 अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। डेट नोट कर लीजिए।
some to protest against the British government repressive measures and others to attend the annual Baisakhi fair. These people were unaware of the imposition of martial law in the city. Martial law basically होता है जहां पर गवर्नमेंट की बजाय एक स्पेशल सेट ऑफ रूल्स लग जाता है, ठीक है, जो कि काफी रिप्रेसिव होते हैं, काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। तो इस टाइम में अप्रैल 1919 में पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ था, ठीक है। जनरल डायर द कमांडर ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट्स फ्रॉम द बाग, जलियांवाला बाग, एंड ओपन फायर अपॉन द इनोसेंट सिटीजन्स। तो उन्होंने सारी एग्जिट्स ब्लॉक कर दी, एक को छोड़ के, और ही ओपन फायर। डायर्स इंटेंशन वॉज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट एंड टेरराइज द सत्याग्रहीज, ठीक है। तो उनका बहुत ही गलत इंटेंशन था, उनको डराने का, सब सिटीजन्स को जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे थे उस ग्राउंड में, ठीक है, उनको बेसिकली टेरराइज करने का, उनको स्क्वेयर करने का। Hundreds of innocent people, including women and children, were killed and wounded due to this indiscriminate firing by the British soldiers, which ultimately led to nationwide struggle. Jallianwala Bagh incident was the most brutal incident in the history of India. इसमें आप रविंद्रनाथ टैगोर का भी मेंशन कर सकते हैं, that he gave up the title of knighthood. ये मैंने आपको नोट्स में बताया था, ठीक है, आफ्टर दिस इंसिडेंट। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है साइमन कमीशन, इसको देख लेते हैं। द साइमन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन अंडर सर जॉन साइमन, ये इसके चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest some constitutional changes, ठीक है। मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस होने चाहिए वो देखने के लिए। बट नेशनलिस्ट इन इंडिया अपोज द कमीशन बिकॉज इट डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक था किस लिए कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, तो यही बात मैंने पहले बताई थी कि इंडियंस वर हर्ट के उन्हीं के लिए रूल्स बनाने के लिए उन्हीं को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया इस कमीशन में। Therefore, when the Simon Commission arrived in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." Simon वापस लौटो। All parties, including Congress and Muslim League, participated in the demonstrations. मतलब इंडियन सारी पार्टीज उसके अगेंस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर द इमेज ऑफ भारत माता इन दिस चैप्टर विद द इमेज ऑफ जर्मेनिया इन चैप्टर 1। ये एक्चुअली दो चैप्टर का मिला के क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको ज्यादा समझ तब आएगा जब आपने दोनों चैप्टर के वीडियोस देखे हों, इसके भी और चैप्टर 1 के भी, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो मैं डिस्कस अभी कर लेती हूँ, तब भी मैं डिस्कस करूंगी इसको उस लेक्चर में किया हुआ है मैंने, कि जो हमने इंडियन नेशनलिज्म में भारत माता की इमेज डेवलप की, ऐसे ही जब नेशनलिज्म इन यूरोप चल रहा था उस टाइम, तो उन्होंने जर्मेनिया करके फिगर डेवलप की थी। सो वी हैव टू कंपेयर दोज। तो कुछ बहुत ही बेसिक डिफरेंसेस हैं। द इमेज ऑफ जर्मेनिया वाज द सिंबल ऑफ जर्मन नेशन ऑब्वियसली, वेयर एज द इमेज ऑफ भारत माता वाज द सिंबल ऑफ इंडियन नेशन ऑब्वियसली। Both images inspired nationalists who worked very hard to unify their respective countries and to attain a liberal nation. तो हमें दोनों में यही देखने को मिला कि both the images were developed as a result of the efforts of the nationalists. ठीक है, कि they wanted to unify their country, therefore they gave the people of their country an image to look up to, कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकें इसके साथ। ठीक है, that yes this is our country। ठीक है, The image of Bharat Mata is different from that of Germania in the sense that former reflects religious basis of its making. मतलब भारत माता में थोड़ा सा रिलीजियस टच दिया गया था, जर्मेनिया में नहीं था। ठीक है,
The image of Bharat Mata was painted by Abhindranath Tagore. It is bestowed with learning, food, clothing and some aesthetic quality also. Another painting of Bharat Mata in which we find Mata holding Trishul and standing beside a lion and an elephant, symbols of power and authority. ठीक है. This image appears to be more akin to the image of Germania, where she had a sword and a shield. तो बेसिकली उनमें क्या क्या डिपिक्टेड था, तो ये थोड़ा सा इन्होंने बताया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. लिस्ट ऑल द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स विच ज्वाइन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ठीक है, of 1921. Then choose any three and write about their hopes and struggles to show why they joined the movement. ये मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि डिफरेंट कौन कौन से सेक्शंस ने पार्टिसिपेट किया और किस वे में देखा मूवमेंट को. ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ. The different social groups that participated in the non-cooperation movement in 1921 were the urban middle class comprising of lawyers, teachers, headmasters, students, peasants, tribals and workers. कोई तीन हमें बताने हैं. The middle class joined the movement because the boycott of foreign goods would make the sale of their textiles and handlooms go up. तो जो मिडिल क्लास थे, जो बिजनेस में इन्वॉल्व थे मेनली, तो अगर उन्होंने क्यों ज्वाइन किया था कि अगर फॉरेन गुड्स की जो यूज है वो कम हो जाएगा तो उनकी गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, उनकी सेल बढ़ जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट, द पीजेंट्स टुक पार्ट इन द मूवमेंट बिकॉज दे होप दे वुड बी सेव फ्रॉम द ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, हाई टैक्सेस टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट. पीजेंट्स की क्या डिमांड थी कि एक तो उनके जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे उनको बचाया जाए और उनको जो हाई टैक्सेस, हाई रेंट देने पड़ते हैं वो कम हो जाए. Plantation workers took part in the agitation, hoping they would get the right to move freely in and outside the plantations and get land in their own villages. तो प्लांटेशन वर्कर्स को हमने पढ़ा था कि उनकी फ्री मूवमेंट बैन हो गई थी, बंद कर दी गई थी. They were forced to work in the plantations. तो they were hoping to get rid of this situation by participating in the non-cooperation movement. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. डिस्कस द सॉल्ट मार्च टू मेक क्लियर व्हाई इट वाज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म. तो याद करो, मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था कि व्हाई डिड गांधी जी चूज सॉल्ट, तो उसी से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है. द सॉल्ट मार्च वॉज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म बिकॉज इट वॉज डन इन रिवोल्ट अगेंस्ट अ कमोडिटी सॉल्ट यूज्ड बाय द रिच एंड पुअर अलाइक. तो सॉल्ट जो है वो सभी लोग यूज करते हैं किसी न किसी क्वांटिटी में. ठीक है. द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स मैन्युफैक्चर, ओवर इट्स प्रोडक्शन वॉज अ सीवियरली ऑपरेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव मूव. मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट पे टैक्स था. ऑब्वियसली इतनी छोटी कमोडिटी पे टैक्स बहुत ही ऑपरेसिव था, छोटी और कॉमन कमोडिटी. एंड जो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था उस पे गवर्नमेंट की मोनोपोली थी. मोनोपोली मतलब सिर्फ गवर्नमेंट ही उसको मैन्युफैक्चर कर सकती थी. द सॉल्ट मार्च वॉज इफेक्टिव ऑल्सो बिकॉज गांधी जी मेट अ लार्ज नंबर ऑफ कॉमनर्स ड्यूरिंग द मार्च एंड ही टॉट देम द ट्रू मीनिंग ऑफ स्वराज एंड नॉन वायलेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो सॉल्ट कॉमन कमोडिटी, वो तो पॉइंट है ही, बट इस मार्च के दौरान बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कॉमन मैन ने गांधी जी को ज्वाइन किया एंड दे अंडरस्टूड हिज कॉन्सेप्ट कि वो किस बेसिस पे मूवमेंट लड़ रहे हैं. ठीक है. बाय पीसफुली डिफाइंग अ लॉ एंड मेकिंग द सॉल्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑर्डर्स, गांधी जी सेट फोर्थ एन एग्जाम्पल टू द होल नेशन ऑफ हाउ द ऑपरेसर कुड बी कन्फ्रंटेड इन अ नॉन वायलेंट मैनर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या मतलब है इसका कि गांधी जी के जो मेथड्स थे वो नॉन वायलेंट थे टोटली. ठीक है. तो जब लोगों ने देखा कि उनके नॉन वायलेंट मेथड से वो इतना आगे पहुंच रहे हैं तो लोगों को इंस्पिरेशन मिली दैट येस वी शुड ऑल्सो अडॉप्ट दोस मेथड्स. दिस ऑल्सो लेड टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930. ये हमें पता है कि सॉल्ट मार्च के एंड में ही उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया था. एक पॉइंट मुझे और हाईलाइट करना था. हाँ, सॉल्ट
लास्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं. Why did the political leaders differ sharply over the question of separate electorates? Separate electorates याद करिए आप, मैंने आपको बताया था कि जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग सेक्शंस में बट जाएगी वोट फॉर द पर्पस ऑफ वोटिंग. ठीक है, आई विल राइट इट डाउन फॉर यू. ठीक है कि जैसे एक सेक्शन के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट है तो उस सेक्शन की पॉपुलेशन अपना अलग से वोट करेगी. ठीक है, जनरल इलेक्टोरेट से अलग. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स इस आइडिया के अगेंस्ट क्यों थे. Political leaders differed sharply over the question of separate electorates because of difference in opinion. While those supporting the cause of minorities and Dalits believed that only political empowerment would resolve their social backwardness, others like Gandhiji thought that separate electorates would slow down the process of their integration into the society. तो ये main important point है आपका. वो क्या कहना चाह रहे हैं, जो इसके फेवर में थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स के, वो इसको कैसे देखते थे कि जितने भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, जितने भी अलग कास्ट हैं, लोअर कास्ट हैं, उनको पावर तभी मिलेगी जब सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा. उनके पास अलग से वोटिंग की पावर होगी तो दे विल बिकम मोर पावरफुल. बट ऑब्वियसली दिस वाज रॉन्ग. ठीक है, गांधी जी और बाकी कुछ लीडर्स का क्या मानना था कि दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. अगर उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया तो वो जनरल पॉपुलेशन से और अलग हो जाएंगे. ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि वो जनरल पॉपुलेशन के साथ मिलके रहें, कोई डिफरेंस ना हो उनमें और बाकी लोगों में. बट अगर उनको ऐसे अलग से दे दिया गया इलेक्टोरेट तो द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन मतलब मिक्सिंग अप इनटू द सोसाइटी, इट वुड फर्दर स्लो डाउन. ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. Also, it was feared that the system of separate electorates would gradually divide the country into numerous fragments, because every community or class would then ask for separate representation. ये भी काफी important point है. ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर सपोज मुस्लिम्स ने मांगी थी, दलित्स ने मांगी थी, तो अगर हम मुस्लिम्स और दलित्स को दे देते, ठीक है, तो क्या होता, हर सेक्शन, हर कास्ट अपना सेपरेट इलेक्टोरेट मांगना शुरू कर देता. इससे क्या होता, पूरी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बहुत सारे सेक्शंस में बट जाती. ठीक है, तो कंट्री की इंटीग्रेशन और डिफिकल्ट हो जाती. तो इसीलिए पॉलिटिकल लीडर्स वर अगेंस्ट दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स. सो दिस इज इट फॉर दिस चैप्टर इन द क्वेश्चन आंसर्स. सो आई होप ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आई वुड सजेस्ट कि आप 3-4 बार इस वीडियो को अच्छे से देखिए. ठीक है, आपको अच्छे से सब समझ आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. ठीक है, so thank you so much for watching and we'll be back with the next chapter soon. Thank you.